संजय राउत से ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने पूछताछ के लिए संजय राउत को बुलाया तो संजय राउत के सुर अब बदले हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बदल गई है। जब तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, तब तक ये संजय राउत ईडी को केंद्र सरकार का हथियार बता रहे थे और उसको केंद्र सरकार का कार्यकर्ता तक कह रहे थे। ये कह रहे थे कि जो ईडी है, जो सीबीआई है और जो एनसीबी है, ये कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आज सत्ता जाने के बाद जब ईडी के कार्यालय में संजय राउत दाखिल हो रहे थे, तो तब उनका रुख और जुबान दोनों बदली हुई थी। गले में एक गमछा पहना था जो कि भगवा रंग का था, यानी अपने आप को हिंदूवादी नेता दिखाने की कोशिश उन्होंने की है। और इसके अलावा वो कार्यकर्ताओं से ट्वीट करके ये कह रहे थे कि किसी को भी कार्यालय के बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ईडी पे पूरा भरोसा है। और वो कह रहे थे मैं जो जारी किया हुआ सम्मन है उसका सम्मान करता हूं, जांच एजेंसी का सहयोग करना मेरा कर्तव्य है। अब वो अपना कर्तव्य बता रहे हैं। इसके पहले वो ये कह रहे थे कि मैं डरता नहीं हूं और मैं किसी जांच से डरता नहीं हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो कार्यालय के बाहर ना आए। और वो कह रहे हैं कि पहले ये कह रहे थे कि विधायकों को ईडी का डर दिखाकर बगावत की जा रही है और इनको सरकार पलटने के लिए करवाया जा रहा है ये सब काम। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि ये मेरी सरकार को बदनाम करने का एक साजिश है, ईडी के जरिए सरकार को गिराना और सरकार को बदनाम करना ये केंद्र सरकार कर रही है। तो हमेशा इस तरह की बयानबाजी की है। लेकिन आज वो कहते हैं मुझे लगता है कि ईडी एक न्यूट्रल एजेंसी है और मैं उसके पास जा रहा हूं, मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है। एक समय संजय राउत ये कह रहे थे कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, वो उसकी सदस्य की कार्यकर्ता की तरह से है। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ईडी एक न्यूट्रल एजेंसी है और मुझे उस पर भरोसा है। संजय राउत जी, आपकी जो ये बदली हुई जबान है, ये इसलिए नहीं बदली है कि अचानक आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आपको ईडी पर भरोसा हो गया है। आज आप ईडी को एक न्यूट्रल एजेंसी कह रहे हो। नहीं, ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज आपको लग गया है कि आपके हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता गई तो शिवसेना भी हाथ से जाती दिख रही है। सारे शिव सैनिक आज एकनाथ शिंदे के पक्ष में खड़े हो गए हैं और धीरे धीरे आपकी शिवसेना की जमीन खिसकती जा रही है। विधायक हों या सांसद, अधिकांश वो एकनाथ शिंदे के साथ मिलना पसंद कर रहे हैं, ना कि उद्धव ठाकरे और आपके साथ। और इसीलिए आपको लगा कि यदि आज ईडी दफ्तर के बाहर भीड़ बुलानी भी पड़ी तो शायद बुलाने पर भी नहीं आएगी। हालांकि ये जो ट्वीट है कि मैं ईडी दफ्तर जा रहा हूं, न्यूट्रल एजेंसी है, उसको उन्होंने टैग किया और टैग किया विपक्षी नेताओं को, जिसमें उन्होंने जो ममता बनर्जी है और बाकी नेता हैं उनको टैग किया। मकसद क्या होगा? मकसद यही था कि वो बताना चाह रहे हैं कि ये नेता उनके पक्ष में कुछ बयानबाजी करें। लेकिन जो सूत्र हैं उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि जो संजय राउत हैं, इनकी पहले भी ईडी ने संपत्ति जब्त की है, क्योंकि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं कि पत्राचाल जो है, उस पत्राचाल का 1034 करोड़ रुपए का घोटाला, उसमें संजय राउत की इन्वॉल्वमेंट है। इन्हीं की मदद से इन्हीं का मित्र प्रवीण राउत, जो कि अब जेल में बंद है, उसने जो सरकारी जमीन थी उसको हड़पा और उसको 8 बिल्डरों में बांट दिया। इसके एवज में जो पैसे आए वो 1034 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। उस पैसे में सबको हिस्सा मिला। संजय राउत के हिस्से में क्या क्या आया, वो ईडी ने कुछ जगह तो बाकायदा 8 प्लॉट और एक फ्लैट इनका जब्त किया है, कुर्क किया है। लेकिन इसके अलावा और प्रॉपर्टी का भी पता लगाना है कि संजय राउत ने उस एवज में जो काम किया, मदद की दोस्त की, उसके एवज में क्या क्या लिया, कितने पैसे लिए और उस संपत्ति कहां कहां उसके बाद खरीदी। क्योंकि ये एक केवल खुलासा हुआ है कि संजय राउत की पत्नी के खाते में 55 लाख रुपए प्रवीण राउत की पत्नी ने दिए। इस पैसे से एक फ्लैट खरीदा गया और वो जो फ्लैट खरीदा गया उसको ईडी ने कुर्क कर लिया, क्योंकि ईडी के पास जो ये खबर पहुंची थी, इसके बाद संजय राउत की पत्नी से ईडी ने पूछताछ की थी कि ये जो फ्लैट है जिसके लिए 55 लाख रुपए आप कह रही हैं कि प्रवीण राउत संजय राउत का दोस्त है,
और उनकी पत्नी ने बिना ब्याज के ये आपको मदद के नाम पर ऐसे ही दिए हैं उधार। आपने वो उधार चुकता कर दिया, लेकिन वो उधार चुकता किया है तो ये पैसे आपके पास आए कहां से? इसका जवाब संजय राउत की पत्नी नहीं दे पाई। और वो करोड़ रुपए, वो 55 लाख का फ्लैट करोड़ों में बेचना था। इस तरह से 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में करना था। और इसीलिए ईडी को जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो ईडी ने वो कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी जब्त कर ली। संजय राउत जी इस एवज में क्या क्या करते रहे और कौन कौन से काम ऐसे थे जो प्रवीण राउत ने किए हैं, क्योंकि प्रवीण राउत खाली इस पत्राचाल वाले मामले में नहीं फंस रहा है, वो एक बैंक के घोटाले में भी आरोपी है और बैंक का घोटाला भी करोड़ों रुपए का है। उसमें भी संजय राउत ने किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उसकी मदद की, ये जानना ईडी के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें यह भी बात सामने आ रही है कि संजय राउत जी ने इन्हीं सब चीजों के लिए कि इन सब पे पर्दा पड़ा रहे और ये सब एजेंसियां दबाव में रहें, उनको कोई गिरफ्तार करने की नौबत पैदा ना हो या वो कर ही ना सकें। और इसलिए आज से 2.5 साल पहले उन्होंने अपने नेचुरल अलायंस भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर ऐसे लोगों का साथ चुना जो उनके भ्रष्टाचार में उनका साथ दें। वो थे कांग्रेस और एनसीपी। कांग्रेस और एनसीपी से मिलकर के उन्होंने सरकार बनाने का जो फॉर्मूला 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे के सामने रखा था, अब लोग कह रहे हैं कि वो इसीलिए रखा था ताकि उद्धव ठाकरे को वो प्रेशर में लेकर एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करें और केवल मुख्यमंत्री बनाकर उनको खुश करते रहें कि देखिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया। बाकी अपने जो उनके मित्र मंडली के लोग हैं जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई और सरकार का पैसा, सरकार की जमीन, उस पर लूट खसूट की, वो सारे मामले यूं के यूं ही दबे रहे। ईडी जब भी इनसे पूछताछ के लिए नोटिस दे, ये उसका जवाब ना दें, या तो दें तो अपने हिसाब से दें। और इनको ये घमंड था कि तुमको तो कभी ईडी गिरफ्तार कर ही नहीं सकती, तुम्हारी मर्जी है ईडी के पूछताछ में जाओ या ना जाओ। और हमने देखा कि जब ईडी ने इनकी पत्नी को बुलाया था, वर्षा राउत को, तो उसके टाइम पे भी शिवसैनिक सड़कों पे उतरे थे, काफी प्रदर्शन किया था ईडी कार्यालय के बाहर, एक दबाव बनाने की कोशिश की थी। आज नजारा बदल गया है, महाराष्ट्र के अंदर सरकार बदल गई है और अब जो सरकार आई है एकनाथ शिंदे की, वो एकनाथ शिंदे जी वो मुख्यमंत्री हैं जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और उनकी हमेशा से एक ही बात रही कि एनसीपी के साथ मिलकर जो महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना चला रही है उससे शिवसेना की छवि खराब है। 2 व्यक्ति की वजह से ये नेचुरल अलायंस शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का 2.5 साल पहले टूटा था। उसके लिए 2 व्यक्ति जिम्मेदार हैं, एक है संजय राउत, एक है शरद पवार। और इन दोनों व्यक्तियों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। शरद पवार जी को जहां इनकम टैक्स का नोटिस मिला है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो हलफनामा अपने चुनाव के समय में दिया उसमें जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में इनकम टैक्स जानना चाहता है कि ये प्रॉपर्टी किस स्रोत से आपने कमाई। अगर वो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो मामला ईडी को ट्रांसफर हो सकता है। और ईडी को ट्रांसफर होने के बाद यदि शरद पवार जी मामले में ठीक जवाब नहीं दे पाए, सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए प्रॉपर्टी का, तो निश्चित रूप से नवाब मलिक और अनिल देशमुख की जगह तरह वो आपको जेल में जाते दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, अजीत पवार भी ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं, केस पेंडिंग है, जांच जारी है। और इसी तरह आप देखेंगे कि संजय राउत जी भी जो अभी हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए और ईडी के कार्यालय में घुसे हैं, अभी तक प्रारंभिक बातें हैं, लेकिन अब जांच में तेजी आएगी। और ताज्जुब नहीं है कि यदि कोई घपला घोटाला पता लगता है जिसके की चांस हैं, लोगों का कहना है कि जो पत्राचाल में गरीबों को फ्लैट देने थे वो फ्लैट नहीं दिए, जो 3000 फ्लैट बनाने थे वो नहीं बनाए सरकार के लिए, और जमीन बिल्डरों को बांट दी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रवीण राउत का दोस्त इस घपले घोटाले को कर रहा हो और ये जो संजय राउत हैं इनको उसका हिस्सा ना मिला हो। बहरहाल प्रवीण राउत की भी जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी। हालांकि ईडी ने प्रवीण राउत से काफी पूछताछ कर ली है, सबूत जुटा लिए हैं और उन सबूतों के आधार पर ही
संजय राउत को सम्मन भेजा है कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट ने देखा कि वाकई में मामला गंभीर है और 1000 करोड़ से ऊपर का है, गरीबों का हक मारने का है। और इसलिए संजय राउत की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और कानून के जानकारों का यह कहना है, ईडी के सूत्रों का यह कहना है कि संजय राउत भी अगले कुछ दिनों बाद आपको जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। वंदे मातरम।